चलो आज फिर एक बार हम एक नया टॉपिक के साथ 11th के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक्स में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और आपको क्या समझ के लेना है वो देख बताता हूँ बेटा। केमिस्ट्री नाम का जो सब्जेक्ट होता है इसके अंदर कुछ एलिमेंट नाम के कुछ टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपको एलिमेंट के बारे में तो समझाएंगे हम धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एलिमेंट होता है ये हर एक एलिमेंट की एक खुद की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। और देन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम वो एलिमेंट की वैलेंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस ये अलग कंसेप्ट है। ठीक है, फिर बेटा और एक कंसेप्ट आप पढ़ेंगे जिसका नाम है टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, ये आज तीनों कंसेप्ट हम समझने वाले। एलिमेंट क्या होता है, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फिर उसके पास और एक टॉपिक्स पढ़ेंगे, पीयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? पीयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उसके पास। फिर उसके पास अनपीयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा? बोलो। अनपीयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा पूरा 11th 12th हो जाता है लेकिन बच्चे यही नहीं बता पाते कि कोई किस एलिमेंट के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितने अनपेयर्ड है, कितने पीयर्ड है, वो कितनी बॉन्ड बना सकता है, कितनी नहीं बना सकता। ये सब चीजें बच्चे नहीं बता पाते। ऐसा क्यों होता है सर? तो उसका रीजन है बेटा कि 11th में आप अच्छे से नहीं पढ़ते। अगर आपको मेरे को सुनो आप लोग ध्यान से बेटा, आप लोग बोलेंगे कि सर ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर नहीं इंपॉर्टेंट, हम बोलेंगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों ने बोल दिया कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे हम दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो गया कि सर इंपॉर्टेंट क्यों है। सर बोल रहे इंपॉर्टेंट है, बच्चे बोल रहे नहीं है, तो मैं बोलूंगा फिर नहीं है तो ठीक है। मेरे को बताओ H2O ये कंपाउंड ऐसा क्यों बनता है? क्या ऐसा क्यों बनता है? सर के मूड आया, सर बोले चलो ये कंपाउंड है। बताओ, आप लोग बोले नहीं सर H2O ऐसा लिखते, मैं बोला नहीं यार H2O ऐसा लिखेंगे हम, H4O लिखेंगे। तो कौन सा कंपाउंड सही है? ये दोनों में हमारा झगड़ा हो सकता है कि सर अगर आप बोल रहे क्या फर्क पड़ता है ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ दूं तो, क्या फर्क पड़ता है ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ू तो वाटर्स के अंदर हमारे ऑक्सीजन के साथ 2 ही हाइड्रोजन क्यों जोड़ा? इसके ऊपर से हमारा झगड़ा स्टार्ट हो गया और सर बोले कि नहीं मैं ऑक्सीजन के साथ 4 जोड़ूंगा, आप बोले सर 2 जोड़ो। तो ये सबका आंसर इस टॉपिक्स में मिलने वाला है। फिर आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी होता है कि सर जो NaCl होता है इसको ऐसा ही लिखा जाता है। सर बोले नहीं यार मेरा मूड चेंज हो गया, मैं ऐसा लिखूंगा Na2Cl। क्या फर्क पड़ता है, Na को एक बार यूज किया 2 बार यूज किया, सर कुछ भी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सबके पीछे एक रीजन से कि नहीं सर हम NaCl को ऐसा नहीं लिख सकते बेटा, NaCl को ऐसा ही लिखना पड़ेगा बिकॉज कुछ रूल से उसके कुछ लिमिटेशन है कंपाउंड बनाने के। क्या है बेटा? उसके कुछ लिमिटेशन है, उसको कुछ लिमिटेशन है कि वो कंपाउंड इसी तरीके से बना सकता है, ये नहीं बना सकता बेटा। लेकिन सर बोले चलो बेटा इसको ऐसा लिखेंगे तो नहीं बेटा, लिमिटेशन इसको ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन सर अगर कंपाउंड में चेंज करूं इसके साथ का Mg लगा दूं, मतलब कोई सोडियम नाम का मेटल को हटा दूं और मैग्नीशियम नाम के मेटल को लगा दूं तो उसके साथ मैं दो क्लोरीन जोड़ सकता हूं। तो मैग्नीशियम जो होता है, जो मेटल होता है, इसके साथ हम 2 क्लोरीन जोड़ सकते हैं, लेकिन सोडियम नाम का जो मेटल होता है इसके साथ जो 2 क्लोरीन नहीं जोड़ सकते। सर ऐसा क्यों? तो ये सबका आंसर यही है बेटा कि उसके पास कितने पेड इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंस कितनी है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वो एलिमेंट कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए मैं आपको एलिजिबल करवा दूंगा कि बेटा ये सब चीजें क्यों हो रहे हैं। ठीक है, चलो चलते। अब इसको जानते हो आप लोग, कौन है? हाइड्रोजन। क्या बात है यार, आप लोग जानते हैं यार, होशियार है बहुत आप लोग। नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन। ठीक है, जानते हैं। पेरियोडिक टेबल्स में कहा होता है? सबसे नंबर 1 पे। और 1 नंबर किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है, लेकिन बेचारा 1 नंबर पे रह के भी टेंशन में है। ये हाइड्रोजन 1 नंबर पे रह के भी टेंशन में है। 1 नंबर वाले को कभी टेंशन होता है क्या? नहीं होता। किसी चीज का होता है? नहीं। फेल होने का कोई डर होता है? नहीं होता। लेकिन ये हाइड्रोजन साले को डर है कि साला मैं 1 नंबर पे हूं क्यों। ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत हालत खराब होती है। जब ये मेटल के साथ कंबाइन करता है अलग चार्ज दिखाता है, नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है अलग चार्ज दिखाता है। बेचारे की बहुत हालत खराब है, ये एक चार्ज पे टिका नहीं रहता। अभी देखो बेटा ध्यान से, ये ऐसा क्यों होता है सर, वो चीजें हम पढ़ेंगे। अब ये हाइड्रोजन जो होता है ये 1 नंबर पे है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो बेटा, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 1 होता है। क्या होता है एटॉमिक नंबर? 1। कितना होता है बेटा? 1।
जो हाइड्रोजन के यहाँ नंबर लिखते हैं ना उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्या होता है 6 होता है, वैसा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा, मतलब एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z, किससे दिखाता है बेटा Z से। तो मैं हर बार एटॉमिक नंबर ऐसा वर्ड नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा Z, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू इसका क्या होता है बेटा 1। अभी जितना Z का नंबर होता है उतने ही उस एलिमेंट के पास, कोई भी एलिमेंट में होने दो 118 में से, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं आपको अगर पूछूंगा कि बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कितना बोलेंगे, बोलो 1। वेरी गुड, क्या बोला आपने 1 होता है सर, ठीक है। देन बेटा जब मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालूंगा, क्या निकालूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो किसी भी एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, फिर होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जिसको हमने नाम दिया सेल। क्या बोला जाता है ये सर्कल को सेल, क्या बोला जाता है सेल। लेकिन मेरे को बता हमारे हाइड्रोजन के लिए इतना सेल निकालने की जरूरत है क्या, तो सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और ये हम 1 नंबर पे सेल पे क्या कर सकते हैं दे सकते हैं। तो मैंने दे दिया। अभी ध्यान से सुनो, अभी इसका मैंने ये स्ट्रक्चर भी निकाला, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, टोटल इलेक्ट्रॉन एक है। अभी मेरे को बता ये जो इलेक्ट्रॉन है पेड है कि अनपेड है, जोड़ी में क्या अकेला बेचारा अकेला है, इसका मतलब अनपेड है। कैसा बेटा कहानी को समझो, अनपेड। तो हाइड्रोजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 होता है। अभी ध्यान से सुनना, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलवेज इक्वल टू वैलेंसी होती है, ऑलवेज इक्वल टू वैलेंसी होती है। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वो भी अनपेड है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितना है 1। सर समझ गए हम, उसकी वैलेंसी 1 है। तो पेड इलेक्ट्रॉन की बात आती क्या इधर, पेड इलेक्ट्रॉन की बात आती क्या, नो पेड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास पेड इलेक्ट्रॉन्स होते बेटा, नहीं बिल्कुल नहीं होते। समझ में आया, ठीक है। अभी जितनी वैलेंसी होती ना बेटा उतना ही वो एलिमेंट खुद का बॉन्ड बना सकता है। क्या कर सकता है बॉन्ड बना सकता है, मतलब किसी के साथ उसको कंबाइन होना है तो कितनी बार हो सकता है एक के बार। समझ में आ रहा है, मतलब वो एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अभी एक मैंने एग्जांपल दिया था उसका रीजंस मैं बताऊंगा, इसको साइड में करते हैं और एक नया टॉपिक के पास चलते हैं। अभी बताओ ध्यान से, कंफ्यूज हुआ था बोलना, मैं थोड़ा डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं आपको, जो लगने वाली कंसेप्ट डायरेक्ट सीधा लेसन में वो पढ़ाने वाला हूं। अभी चलो, अभी मैंने एक नया एलिमेंट ले लिया जिसका नाम है ए, जानते हो इसको, जीरो नहीं ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन। और ये हमेशा हंसता है, ये हमेशा हंसते रहता है, इसके वजह से तो हम हंसते हैं। सर के चेहरे पे स्माइल क्यों है, बिकॉज इसके कारण से ये अगर इधर का खत्म हो जाए तो सर का स्माइल रहेगा, हाँ नहीं, सर कब का फुर हो चुका होगा, है ना, ठीक है, सर के चेहरे पे स्माइल नहीं रहेगा। तो बेटा ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 8। इसका मतलब Z कितना होता है इसका 8। इसका मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा 8, क्योंकि सर ने बताया जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर सर ने इसका निकाला एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, क्या स्टार्ट कर दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालने से पहले आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन आता है तो लिख दो, आता है आपको, क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 2,6, क्या होता है 2,6। इसका मतलब इसकी जो फर्स्ट सेल होती है क्या होती है बेटा फर्स्ट सेल, सेंटर में तो किसी भी एटम का होता है न्यूक्लियस और उसका होता है फिर सेल। तो फर्स्ट सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा मेरे को 2, इसका मतलब एक रहेगा इधर एक रहेगा इधर, समझ में आया, ठीक है। देन जो सेकंड सेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा 6। देने का तरीका देखिए, देने का तरीका जो होता है 4 डायरेक्शन में 4 देना है, पहले 1 2 3 4, देन पेयरिंग करेंगे 5 एंड 6। तो मैंने सेकंड सेल पे भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन अभी समझो बात को, इसकी जो लास्ट वैलेंस सेल है कौन सी बेटा लास्ट, अभी लास्ट वैलेंस सेल जो है इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है वैलेंस सेल के ऊपर 6। लास्ट वैलेंस सेल समझते हैं ना, मतलब लास्ट वाला जो सर्कल होता है इसके ऊपर उसको बोला जाता है वैलेंस सेल। क्या बोला जाता है बेटा वैलेंस सेल, क्यों उसको लास्ट वर्ड लगाइए आपको ज्यादा समझ में आएगा। लास्ट वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 6, ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर बेटा ये लास्ट वैलेंस सेल में कितने पीरियड में दिख रहे हैं बेटा 2 पीरियड में दिख रहे हैं। इसका मतलब पीरियड कितनी बनी है बेटा 2 पीरियड में है, और 2 पीरियड के लिए कितने 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए।
ये भी याद रखिए, जोड़ी कितने इलेक्ट्रॉन की बनती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इसका मतलब 2 पेड़ इसके पास है, मतलब 2 जोड़ी है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 4। इसका मतलब अनपेड कितना है बेटा, जिसको जोड़ी नहीं है? अनपेड कितना बेटा? 2। वेरी गुड। अनपेड कितना है? 2। ठीक है, तो अनपेड के इलेक्ट्रॉन की कुछ जोड़ी ही नहीं, तो अनपेड का मतलब 2 है, तो 2 ही रहेंगे। ठीक है, टोटली अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे। अभी ध्यान से सुनना, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बना सकता है? 2। तो अभी ध्यान से सुनिए कहानी को, अभी ध्यान से सुनिए कहानी को। जब बेटा मेरे को बता, जब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना था, ध्यान से सुनिए आप लोग, 2 मिनट बेटा, चलो प्रिपरेशन होने दो इसको। चलो अभी जब ये ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे? 2। तो एक को मैंने लिख दिया इधर, एक को मैंने लिख दिया इधर। ठीक है, अभी इसके साथ किसी हाइड्रोजन को कंबाइन करा है, तो हाइड्रोजन एक बार कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और इधर बेचारा हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, फिर हाइड्रोजन का और एक बार आना पड़ेगा, और एक बार आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसके स्टेबिलिटी के लिए और एक हाइड्रोजन का आना पड़ेगा और ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब अभी क्या हुआ, कंसेप्ट को समझो। इसका मतलब अभी क्या हुआ, देखो, इसका मतलब अभी हुआ कि ये जो कंपाउंड बना है एक ऑक्सीजन से और 2 हाइड्रोजन से, इसीलिए H2 को हम ऐसा लिख सकते हैं। मेरे को बता, हम H4O ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं लिख सकते सर? ये 4 हाइड्रोजन को उसके साथ जुड़ने के लिए ऑक्सीजन के पास भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4, कि जो ताकि दूसरे के साथ शेयर करे। जिसको पेयर नहीं वही तो शेयरिंग करेगा, जिसको पेड़ है वो शेयर करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। समझ में आया बात को? ठीक है, ध्यान मेरे को बताओ। अभी देखो, कार्बन के पास चलेंगे हम। किसके पास चलेंगे? कार्बन के पास चलेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का जेड कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बन के? 6 होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन कार्बन का कितना होता है? 2,4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन के पास होता है न्यूक्लियस, फिर होती है फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर होती है बेटा सेकंड सेल। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से बेटा? 4। 1 2 3 और 4। समझ में आ रहा है आपको? 4। तो मेरे को आप लोग बताओ, लास्ट वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? समझ में आ रहा है बात को? ठीक है, फिर चारों भी पेड में क्या अनपेड में बेटा? पेड में है कोई? नहीं है। फिर कितने बेटा? अनपेड में। क्या है बेटा अनपेड में? कितने अनपेड में? 4 है। इसका मतलब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। माइक जरूर तकलीफ देगा, रुको बता, रिकॉर्ड नहीं होगा आवाज, फिर तकलीफ देगा। हम इतनी बार दिन में ना माइक लगाते और निकालते, इसलिए माइक का जो ये था ना क्लिप, वही टूट गया। कि दिन में मैं 10 बार लगाता हूँ और 10 बार निकालता हूँ माइक को, क्योंकि जैसे बच्चों को मतलब कंसेप्ट समझने की खत्म होती है, फिर बच्चों को जब डाउट करता हूँ तो माइक निकाल के रखता हूँ। ऐसा नहीं ना देना चाहिए, मैंने कुछ तकलीफ नहीं दे रहा बेचारा, कुछ वेट भी नहीं उसका, बहुत हल्का सा है, इससे भी भारी भारी वेट सर उठाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत हल्का है बेचारा। ठीक है, लेकिन क्या है, उसको निकाल के रखता हूँ। यही गलती है हमारी, किसको साथ में रखे किसको निकालो, यही नहीं समझ पाते हम। क्या सही है क्या गलत है ये भी नहीं समझ पाते, ये तकलीफ है बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही वैलेंसी होती है, उतनी ही वैलेंसी होती है। तो कार्बन की वैलेंसी कितना हुआ बेटा? और जितनी वैलेंसी होती है उतने ही वो एलिमेंट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4। अनपेड कितना है? 4। वैलेंसी कितनी है? 4। लेकिन ये कभी याद नहीं रखना बेटा कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी वैलेंसी होती है। ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को पता ऑक्सीजन में ऐसा हुआ था क्या? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6, लेकिन उसकी वैलेंसी कितनी बनी थी हमारी? वैलेंसी कितनी बनी थी बेटा? 2। ये याद रखना चीज को, ठीक है, ये चीज को भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम के लिए। समझ में आया? चलो, इसका मतलब मेरे को अगर कार्बन के साथ, कार्बन के पास होते हैं 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अगर कार्बन के साथ मेरे को हाइड्रोजन को जोड़ना है तो कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 4 बार पक्का। 4। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, तो 4 के साथ जुड़ना है तो 4 हाइड्रोजन लगेंगे बेटा। तो पक्का इसको कैसा बनाएंगे? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसका मतलब कार्बन हमेशा जब हाइड्रोजन को साथ लेता है तो कितनी टाइम लेता है? 4 टाइम लेता है।
समझ में आया तरीका? ठीक है, तो बेटा ये होती है बात। तो एलिमेंट को अभी आपको समझ में आया है कि ये ऐसे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? समझ में आया चीज को? थोड़ा चीज को आया समझ में? एक नाइट्रोजन के बारे में बता देते हैं। चलो अभी मेरे को बता, अभी सोच लो कि मेरे को दो ऑक्सीजन को जोड़ना है, दो ऑक्सीजन को जोड़ना है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के पास दो नॉन पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे के पास में कितना होता है? तो ऐसा जोड़ दूं ना, क्या दिक्कत है? इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ हमेशा बनाता है डबल बॉन्ड। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। और जहां एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, जहां 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और नाइट्रोजन की बात करेंगे बेटा, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ठीक है बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2,5 होता है। इसका अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालूंगा बेटा तो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, फिर होता है एक सेल, फिर होता है ध्यान एक नेक्स्ट सेल। ओके, और फर्स्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा जरा बता? 2। और नेक्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। मतलब 4 ऐसे रहेंगे और एक पीरियड में रहेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास अनपेड कितना होते हैं? कितने होते हैं? 3। समझ में आ रही है बात? तो अनपेड कितना है? 3। इसका मतलब नाइट्रोजन कितनी बॉन्ड बना सकता है बोलो मेरे को? 3। इसका मतलब वैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की? वेरी गुड, समझ में आ रही बात को? इसका मतलब जब भी नाइट्रोजन को हम जोड़ते हैं, अगर नाइट्रोजन के साथ मेरे को हाइड्रोजन को जोड़ना है तो कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 3 टाइम्स। इसीलिए तो हमें NH3 ऐसा कंपाउंड लिख देते हैं और जिसका नाम होता है अमोनिया। क्या नाम होता है? अमोन। समझ में आया बात को? ठीक है, तो ये जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन को। समझ में आ रही बात? ठीक है, और ये नाइट्रोजन के पास एक क्या होती है? लोन पेयर। ओ लोन पेयर को ऐसा निकालते हैं, ऐसा निकालते हैं, बाद में ऐसा निकालूंगा मैं इसको। ठीक है, ऐसा गोल सर्कल दूंगा और ऐसे बीच में 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। ठीक है, तो ऐसा निकालते हैं। तो आपको सीधा सीधा मैंने बता दिया कि एलिमेंट को कैसे पहचानना है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर हमें अगर किसी रैंडम एलिमेंट का याद रखना है तो हमें हर बार वो सब स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, उसको ग्रुप से याद रखो। ठीक है, मेरे को बता, अभी ये मैंने किसके बारे में बताया था आपको? हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के ग्रुप में कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रांसियम। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, ये सबके पास कितने रहने वाले? वो नहीं रहने वाला। कितना रहने वाला है? 1। इसका मतलब एक ग्रुप में आने वाले सब कितना बॉन्ड बनाएंगे? वेरी गुड, समझ रहे बात को? इसका एटॉमिक नंबर भले 3 होने दो, इसका 11 होने दो, इसका 19 होने दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन ये जब बॉन्ड बनाएगा सर तो ये हमेशा कितना बनाएगा? इसका 37 होता है। ठीक है, इसका 55 होता है, ये बेचारे का 87 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, मेरे को सब याद है पीरियोडिक टेबल्स, लेकिन आप इतना ही बता रहा हूं मैं, इतना ही एलिजिबल कर रहा हूं, इतना ही आपको बता के रख रहा हूं। ये सब चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं दोबारा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा। स्पेशली आपको लेसन है, लेकिन मेरे को जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये चैप्टर आपका CET JEE और नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिससे मैं आपके 10 15 16 मार्क फिक्स करवा दूंगा। ठीक है, और हम टारगेट करके ही चलेंगे क्योंकि हमारा CET के लिए 9 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। टोटल हमारे 16 लेसन है बोर्ड में। कितना लेसन है? 16। 11 के लिए 16 लेसन है बेटा केमिस्ट्री के, लेकिन उसमें से 9 ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे CET JEE और नीट में लगते हैं। तो हम ज्यादा ताकत तक किसको लगाएंगे? 9 चैप्टर को ही लगाऊंगा मैं, जिसमें से आपके कम से कम क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, चलो, और मजा भी यही 9 चैप्टर में आपको आएगा। ठीक है, और वो बाकी चैप्टर तो मैं सिर्फ आपको बोर्ड के लिए पढ़ाऊंगा, बताऊंगा बेटा ये डेफिनेशन कर, ये टॉपिक कर, ये डेफिनेशन कर, ये टॉपिक कर, बस उतना ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बाकी लेसन को, दिमाग लगाना है ये 9 लेसन को बेटा। तो समझ गए आपको सबके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। अगर मैं बात करूं सेकंड ग्रुप की, S ब्लॉक की, ठीक है, तो ये S ब्लॉक होता है। अगर मैंने एक बार आपको बता दिया कि जो ये बेरिलियम होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी, बोलातच खाली घाबरत बापूंच्या, मार्क नाही काही नाही काही नाही, कार मागतोय का? अभ्यास कर पहिला. ठीक आहे, तर मी जर सांगितलं बाळा की बेरिलियम कडे बेटा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन असतात, याचा अर्थ बेरिलियम 2 बॉन्ड्स बनवू शकतो, तर या ग्रुपचे सगळे किती बॉन्ड बनवू शकतात? 2. एलिजिबल हो गए आप लोग? चलो वेरी गुड, क्या बात है। मैंने बोला था कार्बन वाला ग्रुप को मैं लिखता हूं, कार्बन फैमिली को लिखता हूं, काशी गए संत पंडित पीडी। ठीक है, पंडित पंडित बराबर है। तो अगर मैंने बोला कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बाकी सभी कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे। समझ रहे बात को? फिर बेटा नाइट्रोजन वाला ग्रुप पढ़ाया था मैंने। ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिकारी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिकारी। अगर मेरे को बता ये नाना अगर 3 बॉन्ड बना रहा है मतलब इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबके पास कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। एकदम सिंपल सी बात है बेटा। अगर मैं बोलूंगा बेटा ऑक्सीजन वाले ग्रुप को लिखूंगा ओ स से टी पो, ओ स से टी पो, ओ स से
डिपो। अगर मेरे को बता ये ऑक्सीजन अगर इसका एटॉमिक नंबर 8 है, अगर ये 2 बॉन्ड बना रहा है और जो सल्फर होता है इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो ये भी कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। बस दिमाग में इतना ही रखना है कि दोनों एक फैमिली के तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। समझ आ रहा है बात को? ठीक है, तो मैं सबके आपको निकालने को नहीं लगाऊंगा, टेक्निक बताऊंगा भाई सीधा। मैं बोलूंगा अरे कार्बन 4 बना रहे हैं बेटा तो सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लीड, ये सब बेटा हमारे कितने बनाएंगे? 4 ही बनाएंगे ना। क्यों सबका एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालते बैठा है? क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? टाइम वेस्ट करना नहीं है, तरीके को समझना है, तरीके को समझना है। कम से कम टाइम में कैसा क्वेश्चन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये हमें देखना है। बस हमारे दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए बेटा कि कम के कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि इधर आपको टाइम लिमिट है बेटा। मैं आपको एक बात बताऊं, एकदम मजे की बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो हमारा 180 मार्क का ये होता है, 80 मार्क का पेपर होता है नीट का, ठीक है, केमिस्ट्री का नीट का 180 मार्क का पेपर होता है हमारा, ठीक है, समझना बात को, ठीक है। तो 180 मार्क के लिए हमारे होते 60 मिनट। कितने मिनट होते बेटा? 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट होते हैं, मतलब 1 आवर्स होता है, ठीक है, मतलब 1 तास। समझो बात को। तो मेरे को बता इसमें जो आपको क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं 45 क्वेश्चन को आपको कितने मिनट में करना है? 60 मिनट में। लेकिन एक मजे की बात आगे जाके बताओ, कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर 1 पेज का होता है। जब आप सॉल्व करने जाएंगे ना, एक कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर 1 पेज का होता है। तो 1 पेज लिखने में आपको कितना मिनट लगता है? कम से कम 1 मिनट में तो नहीं होगा। मैं चैलेंज दूंगा आप सबको, 1 मिनट में पेज होगा आपका लिखा पूरा? नहीं होगा बेटा, कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो मेरे को बताओ अगर आप एक क्वेश्चन के अंदर 4 से मिनट लगाएंगे, 4 से 5, तो 60 मिनट में 45 क्वेश्चन कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे बेटा, कभी नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इसीलिए आपको एलिजिबल होना है कि कंसेप्ट, तरीके और टेक्निक समझना है। मेरे साथ साथ मैं बहुत सारे टेक्निक आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ टेक्निक याद रखना है। अगर आपको टेक्निक याद नहीं रहते तो हिंदी या तो मराठी से पेंसिल में और नोटबुक में लिखना है। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। सर ने बोला कि ये तरीका यूज करना है तो कोई शर्माना नहीं है, तरीका आपको लिखना है, तरीका आपको समझना है, बिल्कुल तरीका आपको समझना है। समझ में आया बात आपको? ठीक है, बात समझ में आ रही है मैम? मेरे जितना फास्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हुई है। अभी क्या हुआ है? प्रैक्टिस। आप लोगों की प्रैक्टिस है क्या? नहीं, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा चीजों को, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अनेक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और समझ में नहीं आता तो पूछना पड़ेगा। सबको बात करना आता है ना? कोणी मुकत नाहीये ना? मग काय टेन्शन राव, मुक नाही तर मग अडचण काय रे बाबांनो? ठीक आहे, तर सांगण्याचा उद्देश असा आहे की मी तुम्हाला फक्त काय सांगतोय, एकदा टेक्निक दिला की प्रत्येक एलिमेंट काढून मी ती समजवत बसणार नाही। एक एलिमेंट सांगितलं ना, मग तुम्ही प्रिन्सिपल ऑफ कॉमन सेन्स वापरायचा आणि समजायचं की जर हायड्रोजनचा एक असेल तर हायड्रोजनच्या ग्रुप्समध्ये येणाऱ्या प्रत्येकाचा बॉन्ड बनवण्याची कॅपॅसिटी सुद्धा 1च असेल। ठीक आहे, माझा एक तरीका आहे, माझा एक प्रिन्सिपल आहे स्वतःच, प्रिन्सिपल ऑफ कॉमन सेन्स। मी हमेशा म्हणत राहतो, अरे बाबा रे, हायड्रोजनचा जर ॲटॉमिक नंबर 1 असून तो जर एक बॉन्ड बनवत असेल तर लिथियमचा ॲटॉमिक नंबर जरी 3 असेल तरी तो सुद्धा किती बॉन्ड बनवू शकतो? एकच, कारण दोघे एकाच ग्रुप मध्ये आहेत। किती ग्रुप मध्ये? एकच। जर तुमच्या हायड्रोजनचे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन 1 असेल
तर याचाही व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती असणार आहे, 1च असणार आहे बाळा, हे लक्षात ठेवायचं. हे टेक्निक आहेत आणि तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्रेशन लिहित असताना सुद्धा मी फक्त एक फॉर्म्युला देणार आहे, छोटासा, फक्त 2 शब्दाचा फॉर्म्युला देणार. त्या फॉर्म्युल्यावरून याच्यापैकी सगळ्यांचं तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्रेशन लिहू शकता. एवढं मोठं लिहायची गरज नाहीये. आपल्याला नीट मध्ये, सीईटी मध्ये, जेई मध्ये ग्राउंड सेट नावाचं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्रेशन मोठं लागत नाही. आपल्याला लागतं कंडेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्रेशन. काय लागतंय, कंडेन्स. आणि कंडेन्स मी तुम्हाला बढिया शिकवणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला एक लेसनच आहे पूर्ण, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम नावाचा. काय चैप्टरचं नाव है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. उसमें भी ये चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, तो आज इतना समझ में आया जो पढ़ाया मैंने. थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ. एक मतलब मेरा रेगुलर पढ़ाने का तरीका भी है ना, थोड़ा फास्ट है. मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको नहीं समझ में आया तो बार बार पूछो. ठीक है, क्योंकि मैं आपको बच्चों को आदत लगाता हूँ कि फास्ट जो चीजें बता रहा हूँ वो ग्राफ्सिंग करने की. एक बार आपको आदत हो जाए ना कि फास्ट ग्राफ्स करने की, तो फिर तो आप फास्ट हो जाएंगे. तो मैं आराम से पढ़ाऊंगा. हॅलो पोरांनो, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन हे आहेत आपले व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स, आणि त्यांना आपण इथे असं एक ना बेटा गोल काढतो आणि मग त्यांच्यावरती आपण निवांत इलेक्ट्रॉन दाखवतो. असं चालेल का बाबा रे, नाही चालणार है ना. आपल्याला बेटा, आपल्याला कॉम्पिटिशन मध्ये उतरायचंय, आपल्याला कॉम्पिटिशन मध्ये आपल्याला स्वतःला टॉप करायचंय, तर आपल्याला सुद्धा त्या लेवलनीच थिंक करावं लागेल, त्या लेवलनीच विचार करावा लागेल. आणि आपली कॅपॅसिटी आपल्याला येत्या 2 वर्षामध्ये तयार करावी लागेल, की जेणेकरून आपण त्यासाठी इलिजिबल होत. काय होत बेटा, इलिजिबल. ठीक आहे, आणि घाबरायचं तर बिलकुल नाही. एक कन्सेप्ट तुम्ही किती वेळेस विचारा, मी सांगतो तुम्हाला. मी ऑन रेकॉर्डेड सांगू राहिलोय की सांगतो म्हणजे सांगतो, आणि नाही सांगितलं मला व्हिडिओ आणून दाखवा. हे बघा व्हिडिओ सर, ते व्हिडिओ होता ना, मोदीचा एक व्हिडिओ होता बघा, प्रत्येकाच्या अकाउंटला काय येणार, 15,000 हे ना, असा होता ना व्हिडिओ. मग लोक नाही म्हणायचे का त्याच्या दुसऱ्या भाषणामध्ये, दाखवा तो व्हिडिओ. तसं तसा तुम्ही एक डायलॉग तयार करू शकतात. मी जर परत नाही सांगितलं, सर बघा रे तो व्हिडिओ पोरांना सरांचा, सर म्हणलं दाखवतो, सांगतो, काही अडचण नाही. ठीक आहे, आपण सांगू, काळजी नका करू. आपल्याला काय बाबांनो, आपल्याला शिकवायचंय तुम्हाला. तुमचे मार्क ज्याच्यात वाढतील त्या गोष्टी मी तुम्हाला किती वेळेस शिकवायला तयार आहे, काही प्रॉब्लेम्स नाही. सगळ्या गोष्टी उद्यापासून आपण डायरेक्टली सुंदर 11वीचा एक चॅप्टर चालू करणार आहेत डायरेक्टली. तसं तुम्हाला थोडी लेसनची आयडिया देतो. केमिस्ट्रीमध्ये काय काय आहे, आपल्याला कुठे काय काय नाही, थोडं आठवतं का बघा जरा मला. केमिस्ट्री बेटा 11th केमिस्ट्री खूप सुंदर आहे, एकदम सुंदर आणि सॉलिड आणि सरळ सरळ आहे. मी सांगतो तुम्हाला, तुम्ही केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्रीमध्ये 100 आउट ऑफ 100 मार्क घेऊ शकतात. तेवढे इलिजिबल आहात, तेवढे तुम्ही करू शकतात. एवढं सोपं केमिस्ट्री आपलं 11वीचं डिझाईन केलं गेले, अगदी तुमच्या मानसिकतेचा विचार करून बनवल्या गेले. पहिल्या लेसनचं नाव आहे सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. इथं आपण सगळे शिकणार आहोत बेसिक कन्सेप्ट, आणि रिअली मी लिटरली तुम्हाला हे बेसिक कन्सेप्ट शिकवणार आहे पोरांनो, तुम्ही त्याची काळजी करू नका. पहिल्या लेसनचं नाव आहे. दुसऱ्या लेसनचं नाव आहे इंट्रोडक्शन टू अनालिटिकल केमिस्ट्री. ऍक्च्युअल सर हे अनालिटिकल केमिस्ट्री म्हणजे काय, तर अनालिटिकल केमिस्ट्री जो चॅप्टर दिलाय ना त्यांनी, त्याच्यामध्ये त्यांनी आपल्याला काय केलंय, थोडं त्याच्यात लोच टाकलाय बरं का. काय केलंय ते सांगतो. डिफरन्स काय, इंट्रोडक्शन टू अनालिटिकल केमिस्ट्री नाव तर दिलंय, बट त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळं दिलंय मॅथमॅटिक्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये एक टॉपिक आहे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन अँड एरर अनालिसिस. म्हणजे कॅल्क्युलेशन करताना येणारे प्रॉब्लेम्स. एरर म्हणजे अडचणी, एरर म्हणजे बेटा अडचणी, दिक्कतें, तो वो हम पढ़ेंगे बेटा बाद में. ठीक है, मतलब हमारा सेकंड है इंट्रोडक्शन वाला. फिर बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है. और ध्यान हमें जो चैप्टर दिया है वो दिया है उसने बेसिक टेक्निक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. बेसिक टेक्निक दिया है. अभी ये बेसिक टेक्निक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री फालतू के 2 चैप्टर दे दिया है, बरं एक्चुअल देखा जाएगा तो ये फालतू का लेसन है, बहुत फालतू का. इसमें सिर्फ फिल्टर कैसे करेंगे, फिल्टर पेपर क्या होता है, वो फनेल क्या होता है, सोल्यूशन कैसे डालेंगे, ये सब चीजें दिया है. बहुत फालतू का लेसन है. ठीक है, वो भी पढ़ेंगे क्योंकि दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, पढ़ना तो पड़ेगा. पूरा थ्योरेटिकल है, कुछ नहीं. ठीक है, इससे सिर्फ एक डेफिनेशन आती है पेपर्स में, डिफाइन द एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो मैं आपसे लर्न करके लूंगा. फिर 4 नंबर का चैप्टर हमारे लिए बहुत आईएमपी बेटा, सीडी जेई और नीट के लिए, जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम. इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी, उसको पढ़ेंगे. ध्यान, ये सबका बाप एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग. आपने सुना होगा, पहले कभी पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग, कहा तो सुना होगा, सीबीएसई वालों ने तो पक्का सुना होगा. ये सबसे आईएमपी है, ये आप समझ गए तो मैं बता रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरे समझ गए. मतलब ये एक आसान हो जाता है तो 12th के 6 चैप्टर आपके आसान हो जाते हैं. चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बहुत लेंदी है, केमिकल बॉन्डिंग नाम का बहुत बड़ा लेसन है. और हम कल से जब स्टार्ट करेंगे ना, तो ये फर्स्ट लेसन नहीं करेंगे स्टार्ट, हम स्टार्ट इसी को करेंगे. पहले इसको समझेंगे, फिर ये समझा दूंगा ना मैं एक बार, तो फिर ये तो आप खाओगे, आप तो ये खुद से भी कर लेंगे. आप बोलेंगे सर हम करेंगे खुद से, कोई दिक्कत नहीं है. वैसा भी मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लेना. लेकिन आप बोलेंगे सर ये बेसिक है, फिर ये एडवांस पढ़ा दो हमें,
क्योंकि एडवांस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा वेटेज देने वाला चैप्टर है, आप यूट्यूब पे भी देख लेना, नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर यूट्यूब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सुद्धा सीईटी के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान तो एलिमेंट का है, एलिमेंट के चैप्टर है हमारे पीरियोडिक टेबल से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, उसके अंदर ब्लॉक से 4s pdf कहाँ प्रेजेंट है, क्या है पीरियोडिक टेबल्स का अरेंजमेंट क्या है, ये सब चीज आप 10th 9th में ही जानते हैं। वो टॉपिक से उसमें हम टाइम नहीं देंगे, हम टाइम ज्यादा देंगे ये लेसन और ये लेसन को। ये लेसन हमारा कम से कम हम 20 दिन चलाएंगे, 20 तो 30 दिन, 1 मंथ भी चला सकते हैं, भरोसा नहीं है। अगर आपके नहीं समझ में आएंगे कंसेप्ट तो हम 1 मंथ भी चला सकते हैं इसको, क्योंकि हम अलग अलग लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इसके बहुत अलग अलग लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जेई के क्वेश्चन करेंगे, जेई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, भले आपको नेट देने दो, लेकिन हम इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारी थिंकिंग पावर बढ़े लेसन के अंदर। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा टाइम देने वाले, क्योंकि ज्यादा वेटेज देता है। और देन आपका आता है बेटा 9 नंबर का चैप्टर, तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप पी ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक को पढ़ेंगे। और 10 नंबर का लेसन पर आपका है आई थिंक स्टेट ऑफ मैटर, ऐसा कुछ है, समथिंग समथिंग, हाँ स्टेट ऑफ मैटर है ये। तो उसके अंदर हम कुछ लॉ पढ़ने वाले, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, 11 का चैप्टर है एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, ठीक है, वो पढ़ने वाले। और देन 12 नंबर का इक्विलिब्रियम है, जो 12th में हमें पढ़ने वाले आयोनिक इक्विलिब्रियम नाम से, वो भी है। इसका मतलब 11 का पूरा की पूरा रिलेशन है। और एक हाइड्रोकार्बन है और एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसको जीओसी बोला जाता है। किंग ऑफ जीओसी मतलब क्या है पता है? किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार आप जीओसी समझ जाएंगे तो 12th के 4 लेसन आप समझ जाएंगे। क्योंकि जीओसी अभी आपको जो केमिस्ट्री ना 12th में, 11th में तो उसने बहुत बेहतर दिया है, ठीक है, लेकिन 12th में उसने शॉर्टलिस्ट किया है। आपका 4 पार्ट में केमिस्ट्री दिया है। एक तो केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री के लेसन दे दिया, फिर ध्यान उसने इनऑर्गेनिक के लेसन दे दिया, ध्यान उसने ऑर्गेनिक के लेसन दे दिया, और ध्यान उसने अप्लाइड केमिस्ट्री के दे दिया। अप्लाइड केमिस्ट्री, तो आप बोलेंगे सर ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत सुना है हमने, फिजिकल फिजिकल, ये अप्लाइड क्या होता है? अप्लाइड मतलब इसमें थोड़ा बायोलॉजी का भी पार्ट रहेगा, जैसे कि बायोमोलिकुल्स एक लेसन इसके अंदर, जैसे कि पॉलीमर, रबर वाला पॉलीमर, पता है आपको? पॉलीमर सुना है पॉलीमर के बारे में, वो चीजें दिया है, ये हम पढ़ेंगे। फिर ऑर्गेनिक तो जीओसी 11th में ही तगड़ा करेंगे हम, इसमें ही तगड़ा करेंगे 11th में, तो 12th में दिक्कतें नहीं आएंगी। और इनऑर्गेनिक का पार्ट मतलब अपना एलिमेंट, इनऑर्गेनिक मतलब क्या पता है? पेरियोडिक टेबल जो होता है ना, इसका जो स्टडी होता है ना, उसके ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक वाला पार्ट। तो इनऑर्गेनिक उसमें पढ़ेंगे। और फिजिकल वाला पार्ट क्या होता है सर? तो फिजिकल वाला पार्ट के अंदर हम जो सोल्यूशन बनाएंगे ना केमिस्ट्री में, वो सोल्यूशन कैसे बनते हैं, उसको फिल्टर कैसे करते हैं, उसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कितनी क्वांटिटी किसके लेंगे, ये पढ़ने वाला पार्ट मतलब फिजिकल केमिस्ट्री होता है। तो ये चारों पार्ट में हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि आप 11th में ही ताकत लगा दो, 12th में मस्त एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई समय बहुत एंजॉय करो 12th में, लेकिन 11th में बहुत ताकत लगाए पढ़ो, क्योंकि 12th का पूरा की पूरा बेसिक है, पूरा की पूरा बेसिक है। ठीक है, तो आपको अगर ये चीजें थोड़ा कॉपी करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें मेरे को लग रहा है जहां तक। ठीक, पढ़ने वाले तो है ही, फिर बाद में हम, लेकिन आपको जरूर लग रहा है कुछ जरूरी है तो आप बता दीजिए, मैं करवा देता हूँ। बताओ, कुछ डाउट रहेंगे तो पूछो मेरे को, कुछ चीजें समझ में नहीं आया रहेंगे तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं बिल्कुल।